हेलो 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 एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सब कुछ होंगे। तो वी आर नहीं, आई एम बैक विद अ न्यू चैप्टर, सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, वीडियोस बनाने में टाइम लगता है बिकॉज का कारण आप ना पूछे, मतलब बिकॉज ना जाने, बट टाइम लगता है जो मुझे पता है किस वजह से। एंड हो जो फ्रेंड्स लोग हैं वो शायद उन्हें पता हो किस वजह से। तो छोड़ो, अब इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं नए चैप्टर को, सोर्स ऑफ एनर्जी, विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। बट यहाँ पर बायोलॉजी, सॉरी, इसमें जियोग्राफी में, जो जियोग्राफी में आता है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम वो भी मिक्स हो चुका है यहाँ पर। टेंथ वाले का, नहीं टेंथ वाले में, हाँ टेंथ वाले का ही जो जियोग्राफी का चैप्टर है उसमें ये नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होगा वहाँ पर। तो आप देखिएगा तो वही वाला थोड़ा बहुत मिक्स है। और जियोग्राफी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट जितना मैं फिजिक्स का पढ़ा हूँ उतना मैं आपको बता दूंगा। इसमें सिर्फ डेफिनेशन है, नो फॉर्मूला, कुछ नहीं है। एंड बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, बहुत ही कम। क्या मेरे पेपर में तो शायद एक या दो आया था, वो एक एमसीक्यू में, पता नहीं, शायद एक एमसीक्यू में था और एक डेफिनेशन का था शायद, रिन्यूएबल का। तो आप इसे याद करिएगा, सिर्फ डेफिनेशंस हैं, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, नेचुरल गैस, ये सब सारी डेफिनेशंस हैं। तो टॉपिक्स क्या क्या हमने लिखा हुआ है? एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्स आता है। और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में आइडियल फ्यूल आता है। एंड आइडियल फ्यूल यानी कि कोई बड़ा फ्यूल नहीं है, बट अभी जब डेफिनेशन पर आएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें फॉसिल फ्यूल आता है, कोल आता है, नेचुरल गैस आता है, क्रूड ऑयल आता है। और हाइड्रो पावर, थर्मल पावर और भी टॉपिक हैं, स्पेस नहीं था तो नहीं लिखा। तो अगर आई अगर मुझे कम अगर इस वीडियो को बनाने में देर लगी तो मैं अगली वीडियो में नए टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, या फिर इसी वीडियो में आई विल कवर फुल चैप्टर। क्लियर? तो चलो डिस्कस करते हैं अपना एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स यानी ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन हमारी बॉडी ही है। हाँ है, हमारी बॉडी है, क्योंकि देखो, बॉडी से जब एनर्जी होती है तो वी कैन डू एनी वर्क टिल एनी टाइम। हम टिल एनी टाइम, हाँ, किसी भी समय तक मैं वर्क को कर सकता हूँ अगर वी हैव एनर्जी। तो एनर्जी इज अ रिसोर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ भी, एनिमल लाइफ भी, यानी होल क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड। क्लियर? तो सभी को मतलब एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी ज़रूरी होती है। एनर्जी रिसोर्स में फ्यूल नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल आता है, जिसमें यहीं से शुरू हो जाता है। फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है, उसके बाद रिन्यूएबल में आते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्लियर? देखो, हाँ, एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, द एनर्जी रिसोर्स क्या है? यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी होती है वो एनर्जी एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें काम कराने के लिए एनर्जी का यूज होना पड़ता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। वर्क करने के लिए एकमात्र एनर्जी ऐसा माध्यम है विच हेल्प्स अस टू डू वर्क। सही बोला, हाँ। तो यही एनर्जी का डेफिनेशन है, कैपेसिटी टू डू वर्क। और आप अपने मन से ज्योग्राफी या फिर आप अपने जैसे ए से लिखते हो, अपने मन से उसी तरह इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल हम लिख देते हैं। एग्जांपल है एनर्जी हेल्प्स टू रन वॉक, और क्या है, सिट, नहीं नहीं नहीं, हाँ हो सकता है बैठना, हो सकता है, उसमें भी एनर्जी लगती है, बिकॉज नहीं लिखेंगे, क्या पता ना होता हो। तो देखो, एनर्जी हेल्प्स टू रन वॉक, और उसके बाद बहुत सारे वर्क हैं, एक्सेट्रा। राइटिंग हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, और सारी चीज़ें। तो एनर्जी हेल्प्स टू रन वॉक एक्सेट्रा। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हम इतनी डेफिनेशन लिखेंगे पेपर में, अगर मान लो 2 नंबर का ना या 6-7 नंबर के आ गया तो क्या हम इतनी ही डेफिनेशन लिखें? तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड
यहाँ एग्जाम्पल लिख लिया मान लो बीच में, तो एनर्जी कैन never be created nor be destroyed. Nor be destroyed. क्लियर? अब और आगे लिखना हो तो आप इतना समझदार है ही हो ना? हाँ हो। तो आप इससे अपने आप से इसी तरह की डेफिनेशन, इसी तरह के एग्जांपल्स क्या हम रटे थे? रटना वटना कुछ नहीं है। लर्न में रटना नहीं होता। लर्न का मतलब लर्न करना है, यानी इसे समझना है कि हम कैसे डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं, और बाकी और बड़ा बनना आपको रटना ही है। वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह के टॉपिक्स, आप थोड़ा सा ही समझ के जाओगे तो आप बहुत ही बड़ी चीज़ बना सकते हो इस जैसे टॉपिक्स में। ये सब जो ज्योग्राफी के पार्ट्स होते हैं, या फिर मान लो यही है फिजिक्स ही है, ये एनर्जी रिसोर्स आ गया, तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम थोड़ा सा भी कुछ समझ लें, हम डेफिनेशंस को बहुत बड़ी बना सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, सॉरी। क्लियर? तो इतना बहुत है आपके लिए। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? विच कैन नेवर बी क्रिएटेड वंस मोर। हाँ सही। क्या है इसकी डेफिनेशन? रिसोर्सेज जो क्रिएट नहीं होता दोबारा, क्लियर, और जो दोबारा क्रिएट भी हो जाता है वो एनर्जी ही होती है। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती एंड नेवर बी क्रिएटेड। तो यहाँ पर ये जो है नॉन रिन्यूएबल या कभी क्रिएट नहीं होती, तो इसलिए एनर्जी का ही पार्ट है। रिन्यूएबल कभी हमेशा क्रिएट किए जा सकती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, तो ये भी एनर्जी का ही पार्ट किया गया है। क्लियर? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज which can't be created again after after एक्सटेंशन लिख लेते हैं। एक्सटिंक्शन यानी उसके लुप्त होने पर हम उसे दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को। और इसमें क्या क्या आता है? फॉसिल फ्यूल्स आता है, जिसमें पेट्रोलियम भी आता है, कोल भी आता है। ये जो डीप बरीड इन द अर्थ हैं, यानी जो फ्यूल्स हैं अर्थ के अंदर हैं, तो वहां से जब हम नहीं निकालते, मतलब जो निकालते हैं फ्यूल को, वो कभी भी दोबारा रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। बस जो ग्राउंड में है, अगर वो खत्म तो सब कुछ खत्म है। आपको भी पता है, इतना तो पता है। तो इस वजह से रिसोर्स विच कांट बी क्रिएटेड अगेन आफ्टर इट्स एक्सटिंक्शन, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इफ यू राइट एग्जांपल यू कैन राइट। अब देखो देखो, अब 5 नंबर का सिर्फ एनर्जी रिसोर्स का तो आएगा नहीं, सब आएगा। एनर्जी रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्स, मान लो। लेकिन मुश्किल है इतना, है ना? अगर आ भी गया तो आप पूरे डेफिनेशन को एक पेज में, पेपर के एक पेज में, और 10th का जो पेपर भी होता है ना, वो बड़ा होता है, यानी उसका साइज बड़ा होता है। तो आप अगर एक पेज भी लिखते हो या फिर 1.5 पेज लिखते हो तो एनफ देन मोर हो सकता है आपके लिए। क्लियर? तो इतना आप पूरा लिख सकते हो अगर पेपर में आए तो। सिर्फ एक का एनर्जी रिसोर्स का ही 5 नंबर नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल हो सकता है इसका फ्यूल्स, और यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी जो यूरेनियम से होता है, जैसे जो यूरेनियम से मिलता है, जैसे सिर्फ यूरेनियम से नहीं, जैसे मिलता है। तो फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, और यूरेनियम होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि ये आपको केमिस्ट्री में पता चलेगा। फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी जो यूरेनियम से होता है, एज लाइक यूरेनियम एंड एटसेट्रा, ये होता है एग्जाम्पल। क्लियर? अब रिन्यूएबल रिसोर्स डेफिनेशन इतनी ही लिखोगे तो चलेगा। अगर आप फिर और लिखना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज है यहाँ पर कि फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम
नेचुरल गैस, नेचुरल गैस और कोल कांट बी क्रिएटेड अगेन। इसे लिखने के बाद आप एग्जांपल लिख सकते हो, दैट्स इट। तो चलते हैं अपने रिन्यूएबल रिसोर्स पर। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। रिन्यूएबल रिसोर्स यहाँ पर अपोजिट होगा उसका। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, रिसोर्सेज which are present in much quantity in our environment resources which can present in much quantity in our environment, वो environment and can be created again, उसे हम कहते हैं is called renewable resource, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो होता है, दिस रिसोर्स इज इको फ्रेंडली, मतलब कोई भी ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हो सकता, इको फ्रेंडली। दिस, हाँ और लिख लो, दिस रिसोर्स इज इको फ्रेंडली विद नेचर। क्लियर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो यू कैन राइट। एग्जाम्पल क्या होगा? टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी, हाँ बस करो। टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर हो सकता है, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, ETNC, तो ETC हो सकता है, ETC नहीं हो सकता, मतलब इसके आगे। हाँ, तो रिन्यूएबल क्या हो सकता है? रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन मच क्वांटिटी इन आवर एनवायरनमेंट एंड कैन बी क्रिएटेड वंस अगेन इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स, रिस्पेक्ट हिम। तो दिस रिसोर्स इज इको फ्रेंडली विद नेचर। एग्जाम्पल होता है टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, एटसेट्रा। क्लियर। अब इसे हटा दो। अब यहाँ पर सीधा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक और इस टॉपिक को मिला लेना और पीडीएफ आपको मिल जाएगी इफ यू वांट टू राइट। तो चलते हैं अपने गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के टॉपिक पर। अब यहाँ पर आइडियल फ्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एन आइडियल फ्यूल, अगर हम हिंदी इसकी मीनिंग देखेंगे तो एक होता है इसका आदर्श ईंधन, लेकिन हम ये तो कहेंगे नहीं। आइडियल फ्यूल यानी कि विच इज़ गुड, जो मतलब अच्छा होता है फॉर इन्वायरमेंट के लिए, विच इज़ गुड फ्यूल, उसे हम आइडियल फ्यूल कह सकते हैं। क्लियर। एन आइडियल फ्यूल क्या है? पहले देखो, फ्यूल जो होता है इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स जो मतलब डेडिकेटेड होता है फ्रॉम क्या उसको, एनर्जी रिसोर्सेज इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स विच इज as same like as energy resource। क्लियर। एनर्जी रिसोर्स से अप्रॉक्स ये होता है, फ्यूल इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स विच एज लाइक एज एनर्जी रिसोर्स होता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम फ्यूल इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स विच इज एज लाइक एज एनर्जी रिसोर्स, सॉरी। तो यहाँ पर जो होगा, एनर्जी रिसोर्स क्या होता है?
पहले देखो, मेनी टाइप ऑफ फ्यूल्स हेल्प्स अस टू many type of fuels helps us to save our energy। होता है ना कि जो फ्यूल्स होता है, जब हम पेट्रोल या डीजल या फिर पेट्रोल जब हम की माध्यम से ही हम गाड़ी पर बैठते हैं और आराम से जाते हैं और एनर्जी का मिनिमम लॉस होता है। क्लियर? तो वही है कि मेनी टाइप ऑफ फ्यूल्स हेल्प अस टू सेव आवर एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है, थिंग्स इन आर things by which we can things by which we can recognize things which we can recognize a good fuel। ये थिंग by which we can recognize a good fuel, ये हमको जानना है कौन सी थिंग्स, कौन सी चीजें हैं जिसमें हम गुड फ्यूल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, मच वर्क डन इन पर यूनिट मास या फिर वॉल्यूम, और मास या फिर वॉल्यूम में जो जितना मास वॉल्यूम है उसमें मच वर्क डन हो तो वहां पर वर्क ज्यादा हो तो वहां पर वो गुड फ्यूल माना जाता है। क्लियर? विच इज इजी या विच इज नहीं लिखेंगे, easy to store and transport, easy to store and transport, easy to store and transport हो सकता है। क्लियर? एंड इकोनॉमिक फ्रेंड इन्वायरमेंट इकोनॉमिक फ्रेंडली नहीं इन्वायरमेंट इकोनॉमिक फ्रेंडली हो सकता है। क्लियर? ये सारे पॉइंट हो सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट मास या फिर वॉल्यूम में ज़्यादा हो, एंड इजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रेंडली हो, और हमारे नेचर में कोई नुकसान ना पहुंचे, वो गुड फ्यूल की निशानी हो सकती है, होती। क्लियर? आई थिंक दिस इज मच, ये इतना काफ़ी है आप सभी के लिए। अब यहाँ पर और चीज़ें, फ्यूल इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स विच इज एज एनर्जी रिसोर्स, यानी ये एनर्जी रिसोर्स की तरह फ्यूल होता है। मेनी टाइप ऑफ फ्यूल हेल्प अस टू सेव आवर एनर्जी, ये आपको भी पता है। थिंग्स बाय विच वी कैन रिकॉग्नाइज एज अ गुड फ्यूल, पहला तो मच वर्क होना चाहिए पर यूनिट प्लेस या फिर वॉल्यूम में, और इजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक फ्रेंडली होना चाहिए। ये सारी निशानी हुई तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये गुड फ्यूल है या फिर आइडल फ्यूल हम कह सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल आता है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, साफ दिख रहा होगा मे बी। क्लियर? हाँ, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल। पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी which are using day by day, are using day by day, which are using day by day from ancient times, from ancient times, ancient times। यार एंशियंट टाइम से इसका यूज होता चला रहा है, मे बी आपको ये दिख रहा होगा। क्लियर? तो टाइप ऑफ द एनर्जी विच आर यूजिंग डे बाय डे फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, उसे हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसमें एक आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बहुत पहले से यूज होता चला आ रहा है,
तो यहाँ पर पहला होता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, fossil fuels, fuel which is non-renewable resource, fuel which is non-renewable resource, it means can't be regenerated. It means fossil fuels can't be regenerated. सॉरी अगर उधर ना दिख रहा हो तो regenerated. Fossil fuels are the fuels which cannot be regenerated. क्लियर? अब यहाँ पर हाँ इसका मतलब ये कि fossil fuel can't be regenerated, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। अब और हाँ, fossil fuel generate after millions of years या फिर many of years, regenerated after many of years, degenerated नहीं sorry, fossil fuel generated after many of years by decaying of trees, animals and waste products, यानी fossil fuel generated after many of years by decaying of trees, animals and waste products. क्लियर? ये चीज़ है, मतलब ये चीज़ तो पहले हुआ था जब डायनासोर थे, माना जाता है, मुझे क्या पता, हम तो थे नहीं, बट बुक्स में कहाँ है, जहाँ पे पढ़ा हो ये तो माना जाता है कि जब डायनासोर थे तो वो समय में जब उनका अंत हुआ था तब वहां पर जो उसी वजह से वो नीचे सब आ गए थे और अर्थ के अंदर चले गए थे, तो वहीं पर गलने से सड़ने से फॉसिल फ्यूल बना है। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ऑयल्स बने हैं, पेट्रोलियम बने हैं, कोल बना है, वही चीज़। फॉसिल फ्यूल जनरेटेड आफ्टर मेनी ऑफ द ईयर्स बाय डिकेइंग ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जो कोल है वो फॉसिल फ्यूल का पार्ट है, नेचुरल गैस ये सब इनका फॉसिल फ्यूल का ही पार्ट है, तो इतना घबराइएगा नहीं। एग्जाम्पल हो गए जैसे कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा। क्लियर? अब चलो चलते हैं अपने किस टॉपिक पर, कोल पर जो फॉसिल फ्यूल का पार्ट है, नेचुरल गैस पर जो फॉसिल फ्यूल का पार्ट है, क्रूड ऑयल जो फॉसिल फ्यूल का पार्ट है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कोल का देख लेते हैं, कोल क्या है। देखो कोल जो है ये इट इज जनरेटेड बाय सेडिमेंट्री दैट बर्न्स, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स से जो बर्न होता है, सेडिमेंट्री दैट बर्न्स। अभी ये याद है, पिछली बार याद किया था। इट इज जनरेटेड बाय द सेडिमेंट्री दैट बर्न, सेडिमेंट्री यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो बर्न होने पर जो जनरेट होता है, एंड बाय डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स। ह्यूमंस भी डेड हुए होंगे, ह्यूमंस तब नहीं थे, सॉरी, होंगे, अभी हुए होंगे। डेड प्लांट्स, एनिमल्स नहीं लिखेंगे उन्हें। डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर? उनकी वजह से हो सकता है। अब एक चीज़ और था कि इंडिया जो है
ये नॉलेज की बात बता रहे हैं। इंडिया इज थर्ड है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री विच प्रोड्यूस कोल। तो सेकेंड और फर्स्ट भी बता दो, विच प्रोड्यूस कोल, है ना। चलो, आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट, यानी अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट। क्लियर। अब देखो, अब क्या है, एक डाटा और था, शायद परसों नर्सरी से शॉर्ट किया था। रुको, मोबाइल रखने दो पहले। हाँ, तो एक डाटा निकला था हमारे पास कि यहाँ पर, लेट मी टेल। हाँ देखो, इंडिया तो ह्यूज कोल है, रिसोर्स पाता ही है, ये तो है ही है। एंड ये जो है 90 बिलियन टन्स मोर कोल को रिजर्व करता है। ये डाटा आप लिख लीजिए, मुझे परसों मिला था तो स्क्रीनशॉट ले लिया था कि क्या था। हाँ, इंडिया जो है, इंडिया एस्टिमेट, अब ये डाटा कब का है पता नहीं, इसमें डेट नहीं दिया गया, लेकिन बाय द गिवन डाटा, इसमें डेटा लिखा है कि इंडिया एस्टिमेट मोर देन 90 बिलियन टन्स कोल, बिलियन 90 बिलियन टन्स ऑफ कोल, और अबाउट 10% ऑफ द वर्ड्स, और पूरे वर्ड में 10% है, एंड ऑल अबाउट 10%, एंड ऑल अबाउट 10% वर्ड्स, टोटल वर्ड्स में, वर्ड्स टोटल। क्लियर, ये है। तो ये डाटा मैंने परसों स्क्रीनशॉट ले लिया था, बस यही बात है, और ये आपको बता दिया जब याद आ गया तो चलो अब चलते हैं, क्या है फिर से रिवाइज कर लो। इट इज जनरेटेड बाय द सेडिमेंट्री दैट बर्न्स एंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेडिमेंट्री रॉक के बर्न होने पर कोल मिलता है हमें, एंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन पर जो फॉसिल फ्यूल्स होता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री विच प्रोड्यूस कोल, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना और यूनाइटेड स्टेट। और एक डाटा निकला था, इंडिया एस्टिमेट मोर देन 90 बिलियन ऑफ द टन्स ऑफ द कोल एंड अबाउट 10%, यानी 90 बिलियन निकलने के बाद भी, टन्स निकलने के बाद भी 10% है वर्ड्स के। तो सोचो कितना कोल है, विच, और ये ज़्यादातर बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता है, लेकिन इंडिया बहुत ही खुशनसीब है। तो चलो अब चलते हैं अपने कौन से टॉपिक पर, नेचुरल गैस पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और यू कैन डाउनलोड PDF। नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस इज mixture of light weight alkanes। क्लियर। अब इसमें कौन कौन सा मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब आप किस में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा इन नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पाया जाता है। अब हाउ मच परसेंट, ये तो अप्रॉक्स ये 80% है, ये 6% है, ये 4 शायद 8 या किसके पास में है अभी, रुको, अभी मैं आपको बताऊंगा। मिक्सचर ऑफ द मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इन नेचुरल गैस होता है। क्लियर। अब नेचुरल गैस है जिसमें पेट्रोलियम LPG आता है, सॉरी पेट्रोलियम नहीं, LPG। आफ्टर प्यूरिफिकेशन
purification, after purification, this sold अदर कंट्रीज या फिर अपने कंट्री में, इन अदर कंट्रीज विच इज एलपीजी। एलपीजी भी हो सकता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर और कोई गैस। एलपीजी होता है नेचुरल गैस में, तो विच इज एलपीजी, ये बाहर में प्यूरिफाई करके अंडर प्रेशर प्यूरिफाई किया जाता है, फिर ये सेल किया जाता है। क्लियर? हाँ, तो यानी इथेन, मीथेन और जो प्रोपेन ब्यूटेन होता है उसे पूरी प्यूरिफाई किया जाता है, एक शुद्ध बनाया जाता है, तब ये बाहर होता है। तो एलपीजी गैस होती है नेचुरल गैस में। अब यहाँ पर एक चीज़ और था, लेट मी चेक कि कितने कितने परसेंट है। हाँ हाँ, लिखा है। तो हाँ, 80% मीथेन ने बताया था, 6% सॉरी प्रोपेन था, ये 7% है। देखो ये 80% है, ये 7% है, ये 6% है। एंड ब्यूटेन भी होगा, ब्यूटेन 4% है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इतनी ये बहुत बारीक सा था, नहीं आता। क्लियर? तो और एक चीज़ और, एक नॉलेज और लिख लो, है जब भी तो अब खोला ही है। तो देखो, इंडिया जो नेचुरल गैस रिजर्व होता है वो करंटली एस्टिमेट हुआ था जनवरी 2005 में। जो रिजर्व होता है नेचुरल गैस रिजर्व, नेचुरल गैस रिजर्व currently estimate in January 2005, Jan 2005। क्लियर? तो ये है हमारा नेचुरल गैस जो होता है वो मिक्सचर ऑफ लाइट वेट अल्कीन होता है, ये भी आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। मिक्सचर ऑफ द 80% मीथेन, 7%, 6% प्रोपेन, 7% इथेन और 4% ब्यूटेन एक नेचुरल गैस में मिक्स होता है। आफ्टर प्यूरिफाई आइसोब्यूटेन भी होता है, बस उसका परसेंटेज नहीं दिया गया था तो नहीं लिखा। आफ्टर प्यूरिफिकेशन एटसेट्रा, इसी वजह से लिखा है। और भी होता है आइसोब्यूटेन के बाद भी। आफ्टर प्यूरिफिकेशन दिस सोल्ड इन अदर कंट्रीज विच इज एलपीजी। तो नेचुरल गैस जो होता है रिजर्व करंटली एस्टिमेट हुआ था जनवरी 2005 में। होप यू गेट क्लियर दिस टॉपिक। तो चलते हैं अपने क्रूड ऑयल पर, फिर 2 टॉपिक और बचते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्रूड ऑयल जो है वो क्या है? क्रूड ऑयल क्या है? हाँ, क्रूड ऑयल जो होता है वो मिक्सचर होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ इसका हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स और क्या है? क्रूड ऑयल क्या मिक्सचर हाइड्रोकार्बन्स का है, फ्यूल्स का है, पेट्रोलियम्स का मिक्सचर होता है, यानी इन सबको मिलाकर क्रूड ऑयल कहा जाता है। पेट्रोलियम्स होता है एक्सेट्रा। क्लियर? एंड क्रूड ऑयल ये होता है। क्रूड ऑयल इंडिया एस्टिमेट 5 बिलियन बैरल्स 5 बिलियन बैरल्स India estimate 5 billion barrels which is 4.5%। पता नहीं डेटा कब का है बट दिया है, which is 4.5%, सॉरी 4.5% है, which is 4.5% इन वर्ल्ड में 4.5%, लेकिन ऐसे 5 बिलियन बैरल्स इंडिया एस्टिमेट करता है क्रूड ऑयल को, ऑफ क्रूड ऑयल which is 4.5% in the world. Hope you are get
होप यू हैव गेट क्लियर। ये 4.5 है, 4.5% इन द वर्ल्ड। तो क्रूड ऑयल भी हो चुका है, इतना टॉपिक बहुत है। आप सब मिला के अगर ये पूरा आ गया कि आप ये लिखिए कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपका एक बेस जितना हमने लिखा उतना ही होगा ही, लेकिन आप ऐड भी कर सकते हो बाकी चीजें को अपने यहाँ से, इतने समझदार हो। तो चलते हैं हाइड्रो पावर और थर्मल पावर को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ हम बाकी के बचे टॉपिक्स आसानी से डिस्कस कर लेंगे। सो डोंट वरी, आई विल बी बैक सून। कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा, नहीं होता इसलिए मैं जल्दी नहीं आ पाता, टाइम बीतता है तो, लेकिन आई विल ट्राई सून इस वीडियो में जो आने वाली है, ताकि फिजिक्स कंप्लीट हो जाए। फिर आपको इसी की प्रैक्टिस सेशन लेते हैं, मैथ्स बचा है, मैथ्स को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो होप यू गेट क्लियर। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक, दोनों टॉपिक को लेकर के, और बाकी टॉपिक बचे हैं, फिर उसके बाद मैथ्स का टॉपिक या फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।